हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले हमने नॉर्मली डिस्कशन किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कोपलैंड साहब ने दिया था, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 में दिया है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके टोटल 5 किंगडम बनाए गए हैं, जो आर.एच. व्हिटेकर साहब के द्वारा बनाए गए हैं। अब वो 5 किंगडम है कौन कौन से, एक एक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे डिटेल से। पहला है मोनेरा, उसके बाद में है प्रोटिस्टा, उसके बाद में है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। नॉर्मली डिस्कशन करेंगे अपन। जो मोनेरा किंगडम है उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे आर.एच. व्हिटेकर ने कहाँ पे रखे हैं, मोनेरा किंगडम में। प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको रखा है किसमें, प्रोटिस्टा में। उसके बाद में फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इस चैप्टर में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें मोनेरा के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। उसके अलावा 2 किंगडम हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के लिए प्लांट किंगडम का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल से, और एनिमेलिया के लिए एनिमल किंगडम का अलग से पढ़ेंगे अपन। इनके अलावा और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस प्लेनेट पे जिनका डिस्कशन आर.एच. व्हिटेकर साहब ने नहीं किया है उनको भी अपन पढ़ेंगे। जैसे वायरस है, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है। उसके बाद में वीरोइड्स है, उनको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया आर.एच. व्हिटेकर साहब ने। उसके बाद में हम लाइकेन पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रियोन्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, कि मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी अपन डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। किंगडम है अपना मोनेरा। अब इस मोनेरा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए भाई, प्लांट्स रखे गए हैं या एनिमल्स रखे गए हैं या फंजाई रखे गए हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स को रखा है कि यूकैरियोट्स को रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा है, किसको रखा गया है। तो हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। अपनी एनसीईआरटी ने दे रखा है 16 मेंबर, मतलब इकलौता जो मेंबर है 16 मेंबर बैक्टीरिया, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स। मतलब पूरे प्लेनेट पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो सारे के सारे कौन से किंगडम में रखे गए हैं, मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया की। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे अपने को ये बैक्टीरिया मिलते नहीं है। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मतलब जहां पे कुछ लाइफ ऐसी होती है जो सर्वाइव कर सकती है, उस एरिया में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट। कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर की साइड में और उनके अंदर की साइड में भी पैरासाइट की फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे कितनी कैटेगरी में है। तो हम लिख रहे हैं बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोकाई, उसके बाद में है बेसिलाई, उसके बाद में है स्पाइरलम, उसके बाद में है कोमा सेप। कोमा सेप, ये 4 कैटेगरी है बैक्टीरिया की। उसमें सबसे ज्यादा ये जो 4 शेप अपने को दिखाई दे रही है, उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो शेप होती हैं, मोस्ट कॉमन शेप और मोस्ट अबंडेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं अपने बेसिलाई वाले, जिनकी शेप होती है रोड शेप।
रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट कॉमन शेप के मिलने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसिलाई वाले। उसके बाद में स्पाइरलम जिसकी शेप स्पाइरल टाइप की होती है, उसके बाद में कोमा शेप जिसका एग्जाम्पल होता है विब्रियो। ये 4 शेप होती है बैक्टीरिया की, जिसमें कोकाई आ गया है, बेसिलाई आ गया है, स्पाइरलम आ गया है और कोमा शेप आ गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के टाइप की। कितने टाइप के बैक्टीरिया है प्लेनेट पे, तो बैक्टीरिया की 2 कैटेगरी बना रखी है हमने, एक यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। ये जो यू बैक्टीरिया है इसकी खास बात ये होती है कि इसमें एक तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और होती है तो किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है यू बैक्टीरिया की। इन यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, और इस यू बैक्टीरिया में आते हैं अपने साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए के नाम से या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनकी खास बात क्या होती है साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है। जिस हिसाब से प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है उसी हिसाब से इन साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए होता है। उसके बाद में प्लांट्स की तरह साइनोबैक्टीरिया भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल की, तो साइनोबैक्टीरिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं एनाबिना, उसके बाद में नोस्टोक, ओसिलेटोरिया और माइक्रोसिस्टिस, ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल होते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया में कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब जिनमें प्लस प्लस इंटरेक्शन होती हैं, 2 ऑर्गेनिज्म की ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों का फायदा होता है। जैसे ये जो एनाबिना है, ये एनाबिना कोरोलोइड रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। कोरोलोइड रूट किस में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद में यही एनाबिना एजोला नाम की फर्न होती है, एजोला जिसको हम फर्न के नाम से भी जानते हैं, और ये टेरिडोफाइटा का मेंबर होता है। इनके साथ में एनाबिना है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नोस्टोक एंड एनाबिना हैव हेट्रोसिस्ट। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें नोस्टोक और एनाबिना ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो हेट्रोसिस्ट रखते हैं। अब ये हेट्रोसिस्ट क्या होती है ये भी अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। कॉलोनीज सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीट, इनकी जो कॉलोनी होती है वो जिलेटिनस सीट से सराउंड रहती है। उसके बाद में हमने एक डायग्राम ले रखा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है नोस्टोक। अब ये जो नोस्टोक है इसके पास में कुछ स्पेशल सेल्स होती है, और वो स्पेशल सेल क्या करती है, एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन को फिक्स करती है, और नाइट्रोजन को फिक्स करती है उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। अब ये जो नोस्टोक है इसके पास में जितनी भी सेल्स होती है, ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स, ये सारी सेल्स है, लेकिन ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती है ये क्या करती है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है एनारोबिक कंडीशन में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। इन सेल्स के चारों तरफ जो कोट रहता है उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस सीट या फिर अपन बोलते हैं जिलेटिनस सीट। उसके बाद में मोनेरा किंगडम में यू बैक्टीरिया में ही एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है अपने को, माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, विदाउट सेल वॉल प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं उन सब के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सबके पास में सेल वॉल होती है, लेकिन एक को छोड़ करके। वो कौन है, वो है अपना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल नहीं होती है, तो ऐसा प्रोकैरियोट्स जिसके पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है उसका नाम क्या है, अपना माइकोप्लाज्मा। उसके बाद में इसकी साइज की बात करें तो इसका जो डायामीटर होता है वह 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। टेक्स्ट की बात करें तो 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। उसके बाद में इसकी खास बात होती है सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है।
मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कोज करते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं। यदि माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो सेल वॉल। इसमें किसी प्रकार की सेल वॉल अपने को नजर नहीं आ रही है। ये अकेला ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसके पास में सेल वॉल नहीं है। तो इसके अलावा, सेल वॉल के अलावा और क्या बचता है? इसके पास में साइटोप्लाज्म भी होता है, सोल्यूबल आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है 70S टाइप का, डीएनए भी होता है, सोल्यूबल प्रोटीन होती है, 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन भी होती है। इनके पास में अपने को ध्यान रखना है कि सेल वॉल अब्सेंट होती है, उसके अलावा डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सारा काम होता है। तो यहाँ से ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है, भले थ्योरी के एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया की खास बात क्या है? यू बैक्टीरिया में हमने देखा था कि सेल वॉल होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया में भी सेल वॉल तो है, लेकिन ये सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पहला डिफरेंस तो अपने को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में ये देखने को मिला है। उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है, कैन सर्वाइव हार्श मतलब सेलाइन हैबिटाट ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल। डिफरेंट सेल वॉल होने की वजह से ये अलग अलग एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि जो आर्की बैक्टीरिया साल्टी एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफिलस। जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलिक। जो मार्सी एरिया, जिसको हम बोल सकते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेथेन गैस को या फिर बायोगैस को। गट ऑफ रूमिनेंट सच एज काउ एंड बफेलोज, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें मेथोजन नाम का बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्सी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? मेथेनोजन कहा जाता है। मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने वाले, बायोगैस को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? मेथेनोजन कहा जाता है। ये मेथेनोजन कहाँ पे मिलते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट्स सच एज काउ एंड बफेलोज। उसके बाद में अपन बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में दोनों तरीके का न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, कीमोसिंथेटिक भी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है बैक्टीरिया जो कि कीमोसिंथेटिक होता है। बहुत सारे अपन देखेंगे, ऑटोट्रोपिक भी देखेंगे, हेट्रोट्रोपिक भी देखेंगे, जिसमें सेप्रोफाइटिक भी देखेंगे, पैरासाइटिक भी देखेंगे, सिम्बायोटिक भी देखेंगे, फोटोसिंथेटिक भी देखेंगे। लेकिन मात्र एक अकेला ऐसा मेंबर है जो कि कीमोसिंथेसिस भी करता है ऑटोट्रोपिक के अंदर। अब इसमें फोटोसिंथेटिक, जिसके एग्जाम्पल है नो स्टोक एनाबिना। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं इसका मतलब यूटिलाइज लाइट एनर्जी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। मतलब ये अपना फूड बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया and use the release energy for their ATP production। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑटोट्रोपिक के अंदर कीमोसिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, कुछ ना कुछ बनाना, और कीमो का मतलब होता है केमिकल। इसका मतलब ये जो अपना फूड बनाएंगे किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? केमिकल की प्रेजेंस में बनाएंगे। और केमिकल की प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं उन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। तो हमने लिखा है यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू मेक फूड। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, इनका क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं। तो ये तो हो गए अपने ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक का मतलब या तो वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर वो कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में 3 कैटेगरी हमने ली है। सेप्रोफाइटिक, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसे बैक्टीरिया जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या मरे हुए पदार्थ होते हैं उनको अपना फूड बनाता है। उसके बाद में पैरासाइटिक,
पैरासाइटिक का मतलब क्या है, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सिम्बायोटिक, एसोसिएशन विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट विथ ईच अदर, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में एसोसिएट रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, इनको खुद को भी फायदा मिलता है और जहाँ पे रहते हैं उनको भी फायदा मिलता है, तो ऐसी कैटेगरी भी है। अब अपन थोड़ी थोड़ी ये देखते हैं कि पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से हैं और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो वाले कौन से हैं। पैरासाइटिक मतलब पैथोजेनिक, जो कि डिजीज कोज करवाते हैं, वो वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो अपने लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस नाम की डिजीज है, ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है ये कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोलेरा जो डिजीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है, विब्रियो कोलेरा। डिप्थीरिया जो डिजीज है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से होती है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। टाइफॉइड एक डिजीज है जिसका कोजिंग एजेंट क्या होता है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद में प्लांट्स के लिए अपन बात करें तो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो प्लांट्स में डिजीज कोज करवाता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, जेंथोमोनास सिट्राई। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और दोनों को ही क्या होता है, बेनिफिट होता है। फ्रेंकिया नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये रूट ऑफ नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और दोनों को ही क्या होता है, बेनिफिट होता है। उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि एजोबैक्टर है, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, एजोस्पाइरेलम है, रोडोस्पाइरेलम है, ये सारे के सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या बनता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो अपने पास में आ गया राइजोबियम, फ्रेंकिया, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरेलम और रोडोस्पाइरेलम, ये सारे के सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया हार्मफुल तो होते ही होते हैं, उसके अलावा इनके फायदे भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत सारा फायदा देते हैं अपने को। जैसे कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग करते हैं, तो हमने लिखा है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ये क्या करवाते हैं, ये डीकंपोजर होते हैं। अदर यूजेज सच एज, और ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फायदे के लिए होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया, तो ये तो अपने लिए फायदे वाली बात होती है। और ये बैक्टीरिया होता कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला भी काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ मटेरियल बनाया जाता है, कुछ केमिकल तैयार किए जाते हैं। अब बैक्टीरिया को ही तो किल करना है और बैक्टीरिया से ही वो बनाया जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद में फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिस प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में जैसे कि एक बैक्टीरिया था और इस बैक्टीरिया के पास में ये डीएनए था और इस डीएनए को इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब ये एक बैक्टीरिया था पहले, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, जैसे इस हिसाब की शेप बन गई। अब ये धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में एक से कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। तो ये जो डीएनए था ये अब किधर चला गया है, इसके साथ में भी चला गया और कुछ टाइम के बाद में देखने को मिलेगा कि ये दोनों के दोनों अलग अलग हो गए हैं और दोनों के पास में अपना डीएनए है। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम नाम दे सकते हैं कॉन्जुगेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है
और ये बैक्टीरिया है। यहाँ पे जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ पे। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन, और इस कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के द्वारा ही बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हो गया अपना मोनेरा किंगडम। मोनेरा में अपने क्या पढ़ा है, मोनेरा में ध्यान रखने वाली ये बात है कि एक तो यूनिसेलुलर, इस पूरे प्लेनेट पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे मोनेरा में रखे गए। दूसरी बात, जितने भी प्रोकैरियोट्स एनिमल होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे है, मोनेरा में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में भी कौन कौन आते हैं, एक तो यू बैक्टीरिया आता है, एक आर्की बैक्टीरिया आता है। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या है, यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, आर्की बैक्टीरिया मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल वॉल होती है और वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं जहाँ पे और कोई नहीं रह सकता है। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इस किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स थे उन सारे ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। अब यूनिसेलुलर होंगे, भले ही वो प्लांट हो, भले ही वो एनिमल हो, भले ही वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर होगा और यूकेरियोट्स होगा उसको कहाँ पे रखा जाएगा, प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। बात करें इनकी स्टडी की तो स्टडी अपन भले ही उनको अलग अलग जगह पे पढ़ ले, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने यूनिसेलुलर यूकेरियोट जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं इस पूरे प्लेनेट पे उन सबको कहाँ पे रखा है, प्रोटिस्टा में। तो चलिए अपन डिस्कशन करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन तो अपना यहां से बन चुका है कि यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहाँ पे रखे गए हैं, तो वो रखे गए हैं प्रोटिस्टा में। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, दे आर नाइदर प्लांट, एनिमल्स नॉर फंजाई। ना तो ये प्लांट होते हैं, ना ये एनिमल्स होते हैं, ना ये फंजाई होते हैं। तो ये सिर्फ यूनिसेलुलर हैं और यूकेरियोट्स है, इसलिए इनको कहाँ पे रखा है, प्रोटिस्टा में। जबकि इनमें प्लांट्स का, एनिमल्स का, फंजाई का, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। अब अपने कुछ की फीचर्स होते हैं प्रोटिस्टा के जिनकी बात करें तो बात करूं मैं इनके सेल टाइप की। तो सेल टाइप की बात करूं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो सेल टाइप की मैं बात करूं तो सेल टाइप में ये क्या ही हो गए हैं, ऊपर लिखा हुआ पड़ा है यूकेरियोट्स हो गए हैं। दूसरे नंबर पे सेल नंबर की मैं बात करूं तो सेल नंबर तो इसमें तो यूनिसेलुलर है, ये अकेली सेल है, सिंगल सेल है। तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पे आ गए, प्रोटिस्टा में। बात करें इनके न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रोपिक भी तो होते हैं और ये हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, दोनों तरीके के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। हैबिटाट की बात करें तो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो आते हैं प्रोटिस्टा में। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है हमने, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। ये जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। ये बात कौन मान रहे हैं, ये बात आर.एच. व्हिटेकर साहब मान रहे हैं। लेकिन रियल में देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी के टाइप होते हैं। अब इनकी स्टडी करेंगे डिटेल से तो हम इनको ग्रीन एल्गी में ही पढ़ेंगे, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर साहब को बस इतना देखना था कि पहली बात तो ये यूनिसेलुलर है, दूसरी बात ये यूकेरियोटिक है। ये 2 पॉइंट आर.एच. व्हिटेकर साहब ने देख लिए और देखते ही इनको कहां पे पटक दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया है। अब प्रोटिस्टा में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, प्रोटिस्टा में एक तो अपन पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में, यूग्लिनोइड्स के बारे में, स्लाइमोल्ड्स के बारे में और प्रोटोजोन्स के बारे में। 5 कैटेगरी अपन पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के। उनको पहले से ही अपन ये देख लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में क्या होने वाला है। तो ऊपर जो मैंने 3 लिखे हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये तो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्टा होते हैं।
स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स ये दो क्या होते हैं, ये मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन रखने वाले हैं। तो हेटरोट्रोपिक तो हो गए स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, फोटोसिंथेसिस करने वाले हो गए क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स। अब इनके बारे में एक एक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा की। इस क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आते हैं, इनक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, और इसी गोल्डन एल्गी को हम बोल सकते हैं डेस्मिड। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि गोल्डन एल्गी, डाइटम्स ये कौन से किंगडम में रखे गए, पहली बात तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। प्रोटिस्टा की कौन सी कैटेगरी में रखे गए हैं, तो प्रोटिस्टा में भी ये क्राइसोफाइट्स में रखे गए हैं। उसके बाद में मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर मेराइन इन्वायरमेंट, एक्वेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है अपना, ये जो डाइटम प्रोटिस्टा होता है ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन है, डाइटम्स है। डाइटम्स कौन से प्रोटिस्टा में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में आते हैं, और क्राइसोफाइट्स किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद में इन डाइटम्स द सेल वॉल वाज फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स लाइक की होती है, जो साबुनदानी होती है उस हिसाब की होती है। जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर, तो इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर इस हिसाब से होती है, और इसकी सेल वॉल में क्या रहता है, सिलिका भरी रहती है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, सिलिका। तो एक तो सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल किस में देखने को मिलती है, डाइटम्स में देखने को मिलती है। डाइटम्स किस में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में आते हैं। क्राइसोफाइट्स किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, और प्रोटिस्टा किस में आता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है। सेल वॉल मेडअप ऑफ सिलिका, डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। विच मेक्स इट इनडेस्ट्रक्टिबल। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सिलिका की वजह से कभी भी इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। ये कई बार स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि यहाँ पे इतना ही दे दिया जाता है कि डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रक्टिबल होती है। डिस्ट्रक्टिबल का मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किससे बनी होती है, ये सिलिका से बनी होती है। उसके बाद में डाइमेटियस अर्थ बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल एंड सिरप्स। ये जो डाइमेटियस से अर्थ होता है, डाइटम जो होता है ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं पॉलिशिंग में, ऑयल फिल्ट्रेशन में और सिरप बनाने में। अब ये जो क्राइसोफाइट्स है, ये जो डाइटम्स है, ये दिखने में कैसा होता है, जैसे ये अपना डाइटम्स होता है, इसकी जो सेल वॉल दिख रही है अपने को, ये सोप बॉक्स लाइक होती है, और इनके चारों तरफ सेल वॉल में क्या भरा पड़ा रहता है, सिलिका भरा पड़ा रहता है, और सिलिका की वजह से ये कैसी हो चुकी है, इनडेस्ट्रक्टिबल हो चुकी है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बाद में डायनोफ्लेजिलेट्स की। ये भी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होता है, मोस्टली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपने पहले से देख लिया है। सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोजिक प्लेट, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है। सबसे खास बात इसकी क्या है, सो रेड टिट्स। रेड टिट्स का मतलब समुद्र में लाल लहरें दिखाई देती है, और ऐसा जो डायनोफ्लेजिलेट्स होता है उसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है गोनियोलेक्स। ये गोनियोलेक्स क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करवाता है समुद्र में, और जैसे ये टॉक्सिन रिलीज करवाएगा तो बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ फिशेज होंगी, वो किल हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे ये जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सी का डायग्राम है, और इसमें ये जो रेड कलर की टाइल्स दिखाई दे रही है, ये कौन से प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं अपन, गोनियोलेक्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो गोनियोलेक्स है ये रेड टिट शो करता है, और बाकी की जो फिशेज रहती है उनको किल करने का ये काम करने वाला है। उसके बाद में इसके पास में 2 फ्लैजिला होती है, हैव 2 फ्लैजिला, 1 ट्रांसवर्स और 1 लॉन्गिट्यूडिनल।
दो फ्लैजिला है जिसमें एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल टाइप से रहती है। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका एग्जाम्पल होगा यूग्लिना, फाउंड इन फ्रेश वाटर। उसके बाद में डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो यूग्लिना होता है उसमें डुअल मोड होता है न्यूट्रिशन का। कैसे कि जब सनलाइट होती है उस टाइम पे यूग्लिना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और डार्क होता है, अंधेरा रहता है, उस टाइम पे ये क्या करता है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लेता है। तो दोनों को मिला करके हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस और हेट्रोट्रोपिक मिला करके हम क्या बोल सकते हैं कि यूग्लिना में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया है, मिक्सोट्रोपिक टाइप का हो गया है। उसके बाद में बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल तो नहीं होती है बट हैव पेलिकल इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल। सेल वॉल तो नहीं है लेकिन सेल वॉल की तरह ही, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये किसकी बनी होती है, पेलिकल्स होते हैं। अब ये पेलिकल्स क्या होते हैं, पेलिकल्स से फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है और प्रोटीन रिच लेयर होती है। पेलिकल का मतलब क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो उसके बाद में अब लास्ट बचा है अपना स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआन्स। स्लाइम मोल्ड्स की खास बात क्या है, एक तो ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। दूसरी बात टेरिस्ट्रियल होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, फ्लैजिला इनके पास में होती नहीं है, सेल वॉल इनके पास में नहीं होती है। अभी तक हम ऊपर 3 पढ़ के आए हैं। यूग्लिनोइड्स हमने पढ़ा है, क्राइसोफाइट्स अपन ने पढ़ा है, उसके अलावा अपन ने यूग्लिनोइड्स हो गया, क्राइसोफाइट्स हो गया है और डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया है। तीनों के पास में सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स के पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा प्रोटिस्टा कौन सा है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो हम एग्जांपल देंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स जिसमें सेल वॉल अब्सेंट हो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जिसमें सेल वॉल अब्सेंट हो, वो तो हमने देख लिया है कि माइकोप्लाज्मा होता है, लेकिन यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है वो कौन है, अपना स्लाइम मोल्ड्स होता है। स्लाइम मोल्ड्स फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट कोल्ड प्लाज्मोडियल, अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियल डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच हैव स्पोर्स। मतलब पहले तो ये क्या करते हैं, इस हिसाब से प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, उसके बाद में ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। यदि इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या कर लेते हैं, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं और इन फ्रूटिंग बॉडी में क्या बना लेते हैं, ये अपने स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में बचा है अपना प्रोटोजोन्स। ये जो प्रोटोजोन्स होता है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं और मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। पहले प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में पढ़ा जाता था, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर साहब ने ये देखा कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं, इसलिए इनको एनिमल किंगडम में नहीं रखेंगे, इसको कहाँ पे डाल देंगे, इनको प्रोटिस्टा में डाल देंगे। लेकिन पहले इनको कहाँ पढ़ा करते थे, एनिमल किंगडम में पढ़ा करते थे। जैसे अपन एनिमल किंगडम में बात करते हैं, पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलमिंथीज, प्लेटिहेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल्स को स्टार्ट किया जाता था वो कहाँ से स्टार्ट करते थे, प्रोटोजोअन से स्टार्ट करते थे, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया करते थे, अभी भी आ रहे हैं, जैसे कि अमीबा है, जैसे कि यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ट्रिपेनोसोमा है, लिस्मानिया है, प्लाज्मोडियम है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इनको कहाँ पे रखा है, प्रोटिस्टा में, और इनकी एक अलग ही कैटेगरी बना दी प्रोटोजोन्स की। अब अलग अलग टाइप के प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स की अपन बात करें तो अमीबोइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। अब ये जो अमीबोइड प्रोटोजोन्स होते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, अमीबा और एंट अमीबा। ये जो एंट अमीबा स्पीसीज होती है अमीबा की, ये कैसी होती है, पैरासाइटिक होती है, जो कि अमीबिक पैचिस डिजीज को कोज करवाती है। क्या फीचर्स है इसके, यूज स्यूडोपोडिया फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर का प्रोटोजोन्स आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा होता है, ट्रिपेनोसोमा। और ये जो ट्रिपेनोसोमा है प्रोटोजोआ का, ये एक डिजीज कोज करवाता है, स्लीपिंग सिकनेस।
कौन करवाता है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा कौन है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। फीचर्स क्या है इसके? यूज फ्लैजिला, ये फ्लैजिला का यूज करते हैं और मोस्टली ये कैसे होते हैं? पैरासाइटिक फॉर्म पे होते हैं, जो कि हमने देख भी लिया है कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी है, ये कोज करवाता है एक ट्रिपेनोसोमा नाम का प्रोटोजोन्स। उसके बाद में सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है वो होता है पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम होते हैं ये क्या करते हैं? सीलिया का यूज करते हैं मोमेंट और फीडिंग करने के लिए। अपना जो भी फूड ले रहे हैं और मोमेंट कर रहे हैं उसके लिए जिस स्ट्रक्चर को यूज में ले रहे हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। लास्ट में आता है स्पोरोजोन्स, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रखा है एनसीईआरटी ने, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की खास बात ये होती है कि ये मोमेंट नहीं करता है, किसी प्रकार का कोई मोमेंट नहीं करता है और पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक होता है तो कौन सी डिजीज कोज करवाता है? कोज मलेरिया। मलेरिया कैसी डिजीज़ है? प्रोटोजोआ से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मलेरिया होता है ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? स्पोरोजोन्स होता है। स्पोरोजोन्स क्या होता है? ये प्रोटोजोआ का टाइप होता है। प्रोटोजोआ किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। तो इस हिसाब से जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उनको हमने देख लिया, उनके एग्जाम्पल देख लिए हैं, कौन कौन से पैरासाइटिक है, कौन कौन सी डिजीज़ खोज करवा रहे हैं, तो वो बातें भी अपन ने कर ली है। अब आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई, जो कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने ना तो उसको एनिमल किंगडम में रखा है और ना ही उसको प्लांट किंगडम में रखा है, उसको सेपरेट रखा है। तो उसकी स्टडी अपन सेपरेट तरीके से करने वाले हैं, फंजाई की पूरी डिटेल स्टडी अपन करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।